डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत सुनने में तो ये एक साइंटिफिक थ्योरी लगती है ना। लेकिन असल में ये वो जबरदस्त आइडिया है जिसने हमारे पूरी इंसानियत के पृथ्वी पर जीवन को देखने के नजरिए को ही बदल कर रख दिया। पर सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए आज इसी कमाल के कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरते हैं। कभी सोचा है कि इस पृथ्वी पर इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी क्यों है? हजारों लाखों तरह के जानवर, पौधे, ये सब कहां से आए? ये एक ऐसा सवाल था जिसने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझाए रखा। और फिर सीन में आए एक प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन, और उनके पास एक ऐसा जवाब था जो सबको हैरान कर देने वाला था। देखिए, डार्विन ने जो पेश किया ना, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं था। नहीं, वो एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म था। एक ऐसा सिस्टम जो ये बताता है कि लाखों सालों के दौरान जिंदगी, लाइफ कैसे खुद को ढालती है और कैसे बदलती है। तो क्या था डार्विन का वो पावरफुल आइडिया? चलिए सीधा इसी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जिंदगी के इतने ग्रैंड और कॉम्प्लेक्स डिजाइन को कैसे समझाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दिल में जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन। इसको ना जिंदगी के एक इंजन की तरह समझिए। एक ऐसा इंजन जो लाखों करोड़ों सालों से लगातार बिना रुके चल रहा है और धीरे धीरे हर एक स्पीशीज को उसके माहौल के हिसाब से और बेहतर बनाने के लिए बदल रहा है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर मतलब इसका बहुत सीधा है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, हम सब एक ही कॉमन पूर्वज से आए हैं। सोच कर देखिए, एक विशाल पेड़ की तरह जिसकी जड़ तो एक ही है पर उससे लाखों करोड़ों शाखाएं निकली हैं जो समय के साथ अलग अलग दिशाओं में बढ़ती चली गईं। तो अब सवाल ये उठता है कि एवोल्यूशन का ये जो इंजन है, ये आखिर चलता कैसे है? डार्विन ने बताया कि ये 4 बहुत ही बेसिक और जरूरी हिस्सों पर काम करता है। और कमाल की बात यह है कि इन चारों को हम अपने आसपास नेचर में देख भी सकते हैं। अब ये चारों चीजें मिलकर ना एक तरह के नेचुरल फिल्टर का काम करती हैं। देखिए कैसे। सबसे पहली बात वेरिएशन, किसी भी एक स्पीशीज में सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते, सब में थोड़ा बहुत फर्क होता है। दूसरी बात ओवर प्रोडक्शन, जीव जितने सर्वाइव कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर क्या होता है? शुरू होता है कंपटीशन, एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और आखिर में इस स्ट्रगल में कौन जीतता है? वही जो अपने माहौल के लिए सबसे बेस्ट है। इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जरा सोचिए, जब ये फिल्टरिंग का प्रोसेस 1-2 साल नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सालों तक लगातार चलता रहता है, तो नतीजे सच में हैरान कर देते हैं। जो फायदेमंद लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी और ज्यादा कॉमन होते जाते हैं, और जो कम फायदेमंद हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और इसी से धीरे धीरे पूरी की पूरी नई स्पीशीज बन जाती हैं। अब इस पूरी थ्योरी को ना असल जिंदगी में काम करते हुए देखना हो तो डार्विन के सबसे फेमस एग्जाम्पल से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं गैलापागोस आइलैंड की फिंच चिड़ियों की। तो जब डार्विन गैलापागोस के अलग अलग द्वीपों पर गए तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि वहां जो फिंच चिड़ियाएं थीं, उनकी चोंच के शेप में जमीन आसमान का फर्क था। और कमाल की बात यह थी कि हर द्वीप की चिड़िया की चोंच वहां मिलने वाले खाने के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। और ये नेचुरल सिलेक्शन का एक क्लासिक जीता जागता सबूत था। जैसे जिन आइलैंड्स पर सख्त नट्स और बीज थे, वहां मोटी और मजबूत चोंच वाली फिंच सर्वाइव कर पाईं, और जिन आइलैंड्स पर पेड़ों की छाल में कीड़े थे, वहां पतली और नुकीली चोंच वाली फिंच कामयाब हुई। तो हुआ क्या? जो सबसे फिट था वो बचा, और उसने अपनी ये खासियत यानी अपनी चोंच का वो खास आकार अगली पीढ़ी को पास ऑन कर दिया। तो अब यह सवाल उठता है कि ये थ्योरी इतनी जरूरी क्यों है? भाई, ये कहानी सिर्फ कुछ चिड़ियों और उनकी चोंच की तो है नहीं। असल में डार्विन के इस आइडिया ने साइंस की दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया था। इसने जिंदगी को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही जड़ से हिला कर रख दिया। देखिए, डार्विन से पहले ज्यादातर साइंटिफिक सोच ये थी कि स्पीशीज को एक बार जैसा बना दिया गया है वो हमेशा वैसी ही रहती हैं, फिक्स्ड, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन डार्विन ने आकर इस सदियों पुरानी सोच को एक सीधी चुनौती दी। उन्होंने बताया कि नहीं, स्पीशीज फिक्स्ड नहीं हैं, वो डायनामिक हैं और समय के साथ लगातार धीरे धीरे बदलती रहती हैं। और आज की तारीख में डार्विन की यही थ्योरी पूरी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है। इसी से हम समझते हैं कि प्रजातियां अपने माहौल में कैसे अडैप्ट करती हैं,
नई प्रजातियां कैसे बनती हैं, हमारी पृथ्वी पर इतनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्यों? अरे यहां तक कि आज की जो मॉडर्न जेनेटिक्स है ना, उसकी नींव भी यही सिद्धांत है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पे लाके छोड़ता है कि अगर हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है, तो एवोल्यूशन अभी इसी वक्त कहाँ हो रहा है? और इसका जवाब है हर जगह, हमारे चारों ओर। ये कोई इतिहास की किताब का चैप्टर नहीं है जो खत्म हो गया, नहीं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया जो आज भी इसी पल हमारे ग्रह पर जीवन को एक नया आकार दे रही है।